आज चर्चा का जो मुद्दा है कि भाई स्टोन एज पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों की तैयारी अब तक होगी, चूंकि 17वीं बीपीएससी अभी बिल्कुल नजदीक है। तो संपूर्ण स्टोन एज को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, है ना? तो आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, पैलियोलिथिक एज पे चर्चा करेंगे, पूरा पाषाण काल। और ये अबाउट आप कह सकते हैं 3 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व का दौर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका पैलियोलिथिक एज है ये किसके अंतर्गत आता है, प्लेस्टोसीन फेज के अंतर्गत आता है। और ये प्लेस्टोसीन फेज का आगमन हो गया था अबाउट 30 लाख वर्ष पूर्व, और ये 10,000 वर्ष पूर्व तक कंटिन्यू चलता रहा। प्लेस्टोसीन फेज की विशेषता है वातावरण का ठंडा होना, यानी टेम्परेचर बिल्कुल निगेटिव में था, मानव के लिए वातावरण फेवरेबल नहीं था, लेकिन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका पैलियोलिथिक एज से पूछता है। तो पैलियोलिथिक एज किस फेज के अंतर्गत आता है, एक तो ध्यान रखिएगा प्लेस्टोसीन फेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां से जब कभी भी क्वेश्चन बना, या तो फीचर बेस्ड क्वेश्चन बना है या साइट बेस्ड क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक स्टोन एज से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से मिला है। अब यह देखने की बात है, पूछ रहा है प्रथम, ध्यान रखिएगा पुराना नहीं पूछ रहा है। तो प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण तो उसी साइट से मिलेगा जिस साइट का पहला एक्सकेवेशन हो, उत्खनन हो, और उस उत्खनन में पूरा पाषाणिक टूल्स का किसी अन्य सामग्री का प्रमाण मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रथम कलाकृति कहेंगे। तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप का फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट जो आपका है वो साइट है पल्लवरम। ये साइट पल्लवरम है, ये आपका मद्रास के पास है। इसका एक्सकेवेशन हुआ 1863 में। उत्खननकर्ता का नाम है रॉबर्ट बोस्फ्रोट, ठीक है। और यहां एक्सकेवेशन से क्या मिला, पूरा पाषाणिक टूल्स के प्रमाण मिले। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से, याद रखिएगा पल्लवरम से मिला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, अक्सर 2-3 बार पूछा गया, सोहन क्षेत्र से। सोहन एक साइट है, ये आज वर्तमान पाकिस्तान में है और पोतबार के पठारी क्षेत्र के एरिया में पड़ता है, ठीक है। इस सोहन क्षेत्र से 7 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिले, ठीक है। इसका मतलब है 7 लाख वर्ष पूर्व इस एरिया में मानव की एक्टिविटी थी। जब एक्सकेवेशन हुआ तो यहां से ढेर सारे स्टोन टूल्स के प्रमाण मिले, ठीक है, पूरा पाषाणिक टूल्स के प्रमाण मिले। क्वेश्चन पूछा गया कि सोहन क्षेत्र का प्रतिनिधि उपकरण क्या है, प्रतिनिधि उपकरण क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि उपकरण कहने का मतलब इससे है कि जो भी टूल्स मिल रहे थे उसमें से सर्वाधिक टूल्स कौन से थे, किस टूल्स को बनाने में वो क्या थे, एक्सपर्टीज हासिल था उनको, है ना। तो जितने भी टूल्स मिले हैं उसमें से सर्वाधिक टूल्स हुआ करते थे किसके, हैंड एक्स के। आई बात समझ में, जिसको आप क्या कहते हैं, हस्त कुठार कहते हैं। इसका मतलब है सोहन घाटी क्षेत्र का प्रतिनिधि उपकरण क्या है, हस्त कुठार है। या क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम हैंडएक्स के प्रमाण। तो प्राचीनतम हैंडएक्स का प्रमाण भी क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, क्योंकि यहां से प्राप्त उपकरण यानी हैंडएक्स काफी पुराने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर गौर करके देखें तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पैलियोलिथिक एज में कुछ साइट से भी पूछा है, कुछ साइट से पूछा है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पूरा पाषाणिक स्थल के रूप में, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है और उस साइट का नाम है हथनौरा। नाम क्या है, हथनौरा। ये कहां है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। इस साइट से क्वेश्चन बार बार बना, कैसे क्वेश्चन बना मैं बताता हूं। यहां से आपको
मानव जीवाश्म का भी प्रमाण मिला, और यहां से आपको क्या मिला, पशु जीवाश्म का भी प्रमाण मिला, है ना। और यहां से स्टोन टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, और ये जो जितने भी मिले हैं, मानव जीवाश्म, पशु जीवाश्म, स्टोन टूल्स, ये अबाउट 3 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कब के हैं? 3 लाख वर्ष पूर्व के हैं। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण, है ना। प्राचीनतम होमिनिड, होमिनिड कहने का मतलब है क्या, मानव जैसा प्राणी। एकमात्र साइट है जहां से मानव के खोपड़ी का प्रमाण मिला, जीवाश्म का प्रमाण मिला। और यह जीवाश्म किसका था? यह जीवाश्म था होमो इरेक्टस मानव का, नर्मदा क्षेत्र से मिला है। तो नाम क्या है? होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। आई बात समझ में? 3 लाख वर्ष पुराने मानव जीवाश्म का प्रमाण। अगर पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड, एकदम ध्यान रखिएगा, हथनौरा। ठीक है, 3 लाख वर्ष पुराने कौन सी होमिनिड? होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण मिलता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। बताता है कि 3 लाख वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में मानव बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। चूंकि जो पशु जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं वो किसके हैं? हाथी के हैं। आई बात समझ में? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूरा पाषाण काल का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन बना, क्या भाई, नियंडरथल मानव का आगमन कब हुआ? नियंडरथल मानव का आगमन कब हुआ? या कई बार क्वेश्चन पूछा है, होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ? होमोसेपियंस कहने का मतलब आज का मानव, प्रज्ञा मानव, ट्रांसलेट। और इस होमोसेपियंस से पहले जो मानव था उसका नाम क्या था? नियंडरथल मानव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि कब के है, यानी इस मानव का आगमन कब हुआ। आपके सामने विकल्प में डाल सकता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, क्वेश्चन डाल सकता है ताम्र पाषाण काल, है ना। आपको चुनना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में ही सारे मानव का आगमन हो गया। पूरा पाषाण काल में ही सारे मानव का आगमन हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल को का जो एकदम बिल्कुल आरंभिक दौर था उसे हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। मिडिल के दौर को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। और पूरा पाषाण काल का एकदम लास्ट जब हो रहा था, मेजोलिथिक एज आ रहा था, उसे कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल में ही किसका आगमन हो जाता है? नियंडरथल का आगमन हो जाता है। और अपर पैलियोलिथिक एज में किसका? होमोसेपियंस का आगमन हो जाता है ना। और लोअर पैलियोलिथिक एज में किसका? होमो इरेक्टस का आगमन हो जाता है ना। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सारे मानव का आगमन कब होता है? पूरा पाषाण काल में ही हो जाता है, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में नहीं। सारा का सारा पूरा पाषाण काल में आ रहा है। अगर क्वेश्चन बनेगा नियंडरथल का आगमन कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल। कौन सा पूरा पाषाण काल? मिडिल पैलियोलिथिक एज। होमो इरेक्टस का आगमन कब हुआ? तो लोअर पैलियोलिथिक एज। आपका होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ? तो अपर पैलियोलिथिक एज। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, लेकिन सारे के सारे मानव का आगमन कब होता है? पूरा पाषाण काल में ही हो जाता है। ठीक है, अब गौर करके देखिएगा, एक आध बार आपका क्वेश्चन यहां से भी बना है। कहां से बना है? क्वेश्चन बना है रॉक पेंटिंग या केव पेंटिंग से। रॉक पेंटिंग या केव पेंटिंग से क्वेश्चन बना। पूरा पाषाण काल में मानव जिस प्रकार की एक्टिविटी करता था ना, गुफाओं में खोद खोद करके क्या करता था? चित्र बनाता था। मानव का चित्र, शिकार का चित्र, पशु का चित्र। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण, पेंटिंग का प्रमाण कहां से मिला? केव पेंटिंग का प्रमाण कहां से मिला? क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, और पूछा गया, कई बार पूछा गया। एक जगह है भीमबेटका, और यह भी ध्यान रखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और यह भीमबेटका का संबंध जो है ना, ये आपका पूरा पाषाण काल से भी है। ठीक है, और भीमबेटका का संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से भी है। याद रखिएगा,
कहने का मतलब है पूरा पाषाण काल में भी यहां पे सांस्कृतिक डेवलपमेंट था और आगे कंटिन्यू कर रहा है मध्य पाषाण काल में भी। इसीलिए यहां से प्राप्त जो केव पेंटिंग है वो पूरा पाषाण काल का भी है और मध्य पाषाण काल का भी है। यानी 500 रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिला, 10% पैलियोलिथिक एज का और 90% मेजोलिथिक एज का। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम केव पेंटिंग का प्रमाण क्या हो जाएगा, भीमबेटका। आई बात समझ में? कहां है? मध्य प्रदेश, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। संबद्धता किस किस पीरियड से? पूरा पाषाण काल से भी, और संबद्धता किससे है? मध्य पाषाण काल से भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन एक जो बना है वो आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आग से। क्या भाई पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी थी? एकदम याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में ही मानव को आग की जानकारी है। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? फ्रांस में अबेबिले का जो एरिया है वहां निएंडरथल मानव के द्वारा आग के इस्तेमाल के प्रमाण मिले हैं। आग की जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप में है, लेकिन आग का यूज खाना को पकाने में, भूनने में नहीं करते थे, क्योंकि कहीं से भी ऐसे आपको जली हुई अस्थियों के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन क्वेश्चन बनता है क्या आग का आगमन कब हुआ? तो याद रखिएगा, आग का आगमन कब हुआ? पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है। मोटा मोटी यही ध्यान रखना है, और यह भी ध्यान रखना है चूंकि प्लीस्टोसीन फेज का दौर है, वातावरण ठंडा था, तो मानव छोटे आकार का टूल्स नहीं बना सकता था, पॉलिश टूल्स नहीं बना सकता था, हाथ के ज्वाइंट्स, अंगूठे काम नहीं करेंगे। जो भी टूल्स बना हुआ है सारे अनगढ़े, अनपॉलिश्ड, बड़े आकार के पाषाण के टूल्स बने हुए हैं, जो दो ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक कहलाता है कोर टेक्नोलॉजी और दूसरा कहलाता है फ्लैग टेक्नोलॉजी, है ना। कोर कहने का मतलब पत्थर को अगर हम तोड़ देंगे ना तो किनारे का पार्ट जो होगा वो फ्लैग कहलाएगा। ठीक है। और बीच का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो कोर कहलाएगा। इसका मतलब है यही दो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्या बनते थे? उपकरण बना करते थे। आई बात समझ में? अभी तक क्वेश्चन यही पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, कुछ एरिया से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये पूछ सकता है भारतीय उपमहाद्वीप के उस साइट का नाम बताएं, उस स्थल का नाम बताएं जिसकी संबद्धता पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से, जहां कंटिन्यू सांस्कृतिक डेवलपमेंट का प्रमाण मिला। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक साइट है बेलन घाटी, जहां 100 से भी ज्यादा स्टोन एज के साइट है। यह बेलन घाटी इलाहाबाद का एरिया, यहां से आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों ही काल के सांस्कृतिक डेवलपमेंट के प्रमाण मिलते हैं। आई बात समझ में? अब सोच देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि मेजोलिथिक एज से क्या क्वेश्चन बन सकता है या बना है। ठीक है। मध्य पाषाण काल से क्या क्वेश्चन बना है? मेजोलिथिक एज। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन अभी तक काफी कम पूछा है। ज्यादा क्वेश्चन या तो पूरा पाषाण काल से पूछा गया या ज्यादा क्वेश्चन नवपाषाण काल से पूछा गया। लेकिन ध्यान रखना है, पूछ सकता है। मध्य पाषाण काल कहने का मतलब है अबाउट 9000 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व का दौर। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में वातावरण जो है ना, वातावरण मानव के लिए अनुकूल हो गया। ठीक है। अनुकूल हो गया। क्यों? चूंकि 10,000 वर्ष पूर्व जो है ना वो प्लीस्टोसीन फेज समाप्त हो गया और होलोसीन फेज का आगमन हो गया। होलोसीन फेज का आगमन हो गया। होलोसीन फेज की विशेषता है वातावरण का गर्म होना। ठीक है। वातावरण गर्म होगा तो क्या होगा? कई प्रकार की स्थलाकृतियों का डेवलपमेंट हो जाएगा, बर्फ का पिघलना शुरू होगा, जंगल, मैदान, नदी, झील, समुद्र तटीय क्षेत्र, सभी का डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे मानव क्या होगा? पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर माइग्रेट कर जाएगा। कहां? मैदानी क्षेत्र में, नदी तटीय क्षेत्र में माइग्रेट करेगा। पशु भी आएंगे नहीं? तो जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपका जो होलोसीन फेज है ये मानव के लिए कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, अनुकूलतम है। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में मानव किस फेज में रह रहा है। याद रखिएगा, अभी भी होलोसीन फेज चल रहा है, यानी मध्य पाषाण काल में होलोसीन फेज का आगमन हुआ, अभी भी हम लोग होलोसीन फेज में ही हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, नंबर 1 ध्यान रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा, मेजोलिथिक एज की विशेषता जो है
वो है मुख्य रूप से पशुपालन। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था, संग्रह करता था, फिशिंग करता था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन इस काल में चूंकि मानव का माइग्रेशन हुआ, खुले मैदान में आ गया, नदी के किनारे आ गया, छोटे छोटे जानवर भी आ गए, तो जाहिर सी बात है कि अब मानव पशुओं के साथ मानव का इंटरेक्शन हुआ, पशुपालन की प्रवृत्ति शुरू हुई। फर्स्ट पालतू का पशु हम लोग पढ़ते हैं मानव का कौन है? कुत्ता है। भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस इत्यादि को पालना शुरू कर दिया, है ना। अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा? पशुपालन से बनेगा। समझ सकते हैं? छोटे छोटे जानवर निकलकर सामने आए, छोटे जानवर का शिकार करने लगा, तो छोटे जानवर का शिकार करने लगा तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? टूल्स से बनेगा, उपकरण से बनेगा। क्योंकि छोटे जानवर का शिकार करना है तो टूल्स भी छोटा होना चाहिए। समझ सकते हैं? अब यहां पे क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है? पशुपालन से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम पशुपालक बस्ती का प्रमाण कहां से मिला, है ना। पशुपालन के पुराने प्रमाण कहां से मिल रहे हैं? याद रखिएगा, दो साइट, एक आपका राजस्थान में है बागोर और दूसरा मध्य प्रदेश में है आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है। कहा जाता है सबसे पहले बागोर में और दूसरा क्या? आदमगढ़ में। कोई काल का बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अबाउट 7000 वर्ष पूर्व यहां के लोग पशुपालन का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण, तो आप विकल्प को देख के बनाएंगे, बागोर या आदमगढ़ में से कोई हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब ऐसे सोचिए, पशु को पालतू बनाना है तो एक स्थान पे उसको घेर कर रखना होगा, तो कैटल पेन बन रहा होगा, है ना। अब अगर कैटल पेन बन रहा है, पशु बाड़ा बन रहा है, तो मानव रहने के लिए झोपड़ियों का निर्माण करेगा, मिट्टी से, घास से, फूस से क्या करेगा? झोपड़ी का निर्माण, गृह निर्माण की कोशिश शुरू हो गई। तब क्वेश्चन बन सकता है क्या? क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम भवन निर्माण का प्रमाण, है ना। रेगुलर भवन नहीं बन रहा है, झोपड़ी नुमा बन रहा है, लेकिन कोशिश शुरू है। तो यहां भी याद वही रखना है, राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में कहां? आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों जगह से हम देखते क्या है, अबाउट 5500-5600 बीसी के लगभग में क्या हुआ? अबाउट यहां पे पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां से पशुपालन के भी प्रमाण मिलने शुरू हो गए। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऐसे सोचिए कि इस काल में छोटे छोटे जानवर निकलकर सामने आए। छोटे जानवर को मारने के लिए छोटा उपकरण चाहिए, छोटे उपकरण का निर्माण होगा तो टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए। तो यही मध्य पाषाण काल है जिस वक्त पहली बार हम देखते क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया, मिसाइल तकनीक का आगमन हो गया। इसी को कहते हैं प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी, और इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी। प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं दाब नाली विधि। आई बात समझ में? पाषाण की इलास्टिसिटी भी पता है, कितना प्रेशर डालें यह भी पता है, ताकि ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स बने। तो इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में ज्यामितीय आकार के ज्योमेट्रिकल डिजाइन के लघु पाषाणिक उपकरण बनने लग गए। लघु पाषाणिक उपकरण, है ना। ब्लेड टाइप, ट्रायंगल टाइप, हार्पून टाइप, पॉइंट टाइप, क्रेसेंट टाइप उपकरण, इसी को कहते हैं क्या? माइक्रोलिथ टूल्स। आई बात समझ में? माइक्रोलिथ टूल्स मध्य पाषाण काल की विशेषता है। लगभग हर जगह से मध्य पाषाणिक स्थल से माइक्रोलिथ टूल्स मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जहां से ऐसे टूल्स अधिक मात्रा में मिले उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहते हैं। आई बात समझ में? निश्चिंत रहिएगा। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में अगर और कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है। तो इस काल में याद रखिएगा, आग का भरपूर इस्तेमाल शुरू हो गया। भरपूर इस्तेमाल शुरू हो गया कहने का मतलब, लोग गर्त चूल्हा बनाने लगे और मांस को पकाकर भूनकर खाने लगे। क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे गर्त चूल्हे का प्रमाण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लंघनाज। ये कहां है? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। यहां से गर्त चूल्हे का प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। बेलन घाटी में महगरा, दमदमा साइट है, यहां से भी देखते क्या है,
गर्त चूल्हे का प्रमाण मिल रहा है? क्वेश्चन बन सकता है। महागरा दमदमा कहा? बेलन घाटी में। हर जगह आप देखते क्या है, चूल्हे से ऐश का प्रमाण मिलता है, जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस दौर में क्या हुआ, लोग अब मांस को भूनकर खाना शुरू कर दिए। यह बिल्कुल नया फीचर आपको देखने को मिला। एक चीज और याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल का ही एक फीचर है क्या, समाधान। समाधान क्या कहते हैं? बरियल कहते हैं, ठीक है, यानी मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति। पूरा पाषाण काल में नहीं थी, कोई दाह संस्कार नहीं था, गारने का प्रचलन नहीं था। यह मेजोलिथिक एज का फीचर है। इसी काल से लोगों ने मृतक को दफनाना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? कहीं कहीं मानव को जरूरत के सामान के साथ दफनाया गया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, समाधान का प्रमाण कहां से, समाधान विशेषता किस काल की है? तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल की विशेषता है। मध्य पाषाण काल में यह क्या हुआ, यह प्रारंभ हुआ। आई बात समझ में? और इस वक्त जो समाधान हो रहा है, कहीं से एकल समाधान का भी प्रमाण मिल रहा है, कहीं से युगल समाधान का प्रमाण मिल रहा है, कहीं से युग्म समाधान का प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। बेलन घाटी का एक साइट है महागरा, बेलन घाटी का एक साइट है दमदमा। यहां मृतक के साथ उसके जरूरत के सामान को भी दफना दिया गया है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। आई बात समझ में? यही आपका मेन फीचर है क्या, मेजोलिथिक एज का, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आई बात समझ में? चलिए, जनरली मैं बताया था कि अधिकांश क्वेश्चन जो पूछता है वो आपका पूछता है नियोलिथिक एज से। लेकिन एक आध चीज और ध्यान रखिएगा, मेजोलिथिक एज में मानव ने प्लांटेशन करना शुरू कर दिया, यानी किसी क्षेत्र से कहीं माइग्रेट किए तो उस प्लांट को लाया और दूसरे क्षेत्र में लगा दिया, इसका भी प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, वृक्षारोपण ये मध्य पाषाण काल का फीचर है, और वृक्षारोपण का प्रमाण जो मिल रहा है 7000 वर्ष पूर्व का है। कहां से मिलता है? याद रखिएगा, सांभर झील क्षेत्र से मिलता है। सांभर झील क्षेत्र से मध्य पाषाणिक साइट है, यहां से प्लांटेशन के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं किसका, नियोलिथिक एज का। नियोलिथिक एज, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है और खूब क्वेश्चन बना है, आईएएस में भी, बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना है। अबाउट 5500 वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व का दौर यह नियोलिथिक एज कहलाता है, नवपाषाण काल कहलाता है। यही दौर है जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, कृषि के उपकरण बनने लगे, अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। अभी तक लोग जीविका कर रहे थे, है ना, अब अर्थव्यवस्था का आधार बना, कृषि का आगमन हो गया, पशुपालन यह अर्थव्यवस्था का स्पष्ट आधार बना, इकोनॉमिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, है ना। कुछ छोटे छोटे क्राफ्ट के भी डेवलपमेंट हो गए, शिल्प के भी डेवलपमेंट हो गए। कृषि के कारण एक जगह पे लोग रहने लगे तो क्या हुआ, आपस में इंटरेक्शन हुआ, लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में परिवार का भी आगमन हो गया। इसीलिए नवपाषाण काल को हम क्या कहते हैं, नवपाषाण काल को नव पाषाणिक क्रांति का काल कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन से ही फीचर क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन बार बार आपका बनता रहा है मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से क्वेश्चन बनता रहा है। यह नवपाषाणिक साइट है, यहां पे पशुपालन की भी प्रवृत्ति है, कृषि की भी प्रवृत्ति है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा, भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिला, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। चूंकि पशुपालन के साथ कृषि भी है तो मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या कि भाई पशुपालन कृषि का प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप से, तो क्वेश्चन बना है मेहरगढ़ से, आंसर हुआ मेहरगढ़, ठीक है। पहले याद रखिएगा, ये जो मेहरगढ़ है ये कहां है, ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में एक क्षेत्र है क्वेटा, ये क्या है, मध्य बलूचिस्तान का क्षेत्र क्वेटा, ठीक है। कौन सा घाटी, याद रखिएगा बोलन घाटी, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा इसको क्या कहा गया है, इसको ब्रेड बास्केट कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो गेहूं और जौ की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण, तो हर वक्त क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि बस्ती,
तो हम लोग आंसर मेहरगढ़ बनाते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये दूसरा प्राचीनतम कृषि बस्ती है, ध्यान रखिएगा। एक साइट है आपका उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है लहुरा देव। ये संत कबीर नगर जिला में है, इलाहाबाद के पास, ध्यान रखिएगा। यहां से धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण, मैं भारत नहीं कह रहा हूं, विश्व कह रहा हूं, यानी वर्ल्ड में सबसे पहले धान की खेती का प्रमाण कहां से मिल रहा है? लहुरा देव से मिल रहा है। अबाउट 8000 वर्ष पूर्व यहां पे धान की खेती हो रही थी। अब अगर क्वेश्चन बनेगा भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम कृषि बस्ती, तो क्या हो जाएगा? लहुरा देव। दूसरा प्राचीनतम कृषि बस्ती, तब मेहरगढ़ होगा, ध्यान रखिएगा। अंतर यह है कि लहुरा देव के लोग धान की खेती करते हैं और मेहरगढ़ के लोग गेहूं, जौ, मूंग, मसूर की खेती करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना है, बिहार के संदर्भ में अगर क्वेश्चन बनेगा नियोलिथिक एज से, तो बिहार का 2 साइट है। एक साइट कहलाता है चिरांद, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है ना, और दूसरा साइट है सेनुआर। सेनुआर कहां है? ये कैमूर में है। ये बिहार का आपका क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। ये चिरांद नवपाषाण काल में था, आगे ताम्रपाषाण काल में भी इसका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। चिरांद के लोग धान, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर सभी की खेती करते हैं। धान और जौ की खेती 3000 वर्ष पहले यहां हो रही थी, नवपाषाण काल में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चिरांद से जितने भी टूल्स मिले हैं ना, अधिकांश टूल्स जो है पशु से आधारित है, यानी टूल्स के निर्माण में पशु के सींग का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए चिरांद क्या है? पॉपुलर है। और सेनुआर ये बिहार का नवपाषाणिक स्थल है। यहां के लोग नवपाषाण काल में क्या करते थे? बाजरा की खेती करते थे। ठीक है, क्या करते थे? बाजरा की खेती करते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है सेनुआर यानी बाजरा की खेती का प्रमाण किस साइट से? तो सेनुआर। चिरांद कहां? सारण में। चिरांद के लोग धान, जौ, गेहूं, मूंग, मसूर सभी की खेती करते हैं। और चिरांद नवपाषाण काल के बाद वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के दौर में भी है और आगे लौह युग में भी है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, चल अगला देखते हैं। नवपाषाण काल का एक फीचर और जो है वो क्या है? याद रखिएगा, समाधान। समाधान में वेरिएशन थोड़ा आ गया। ये मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति तो मेजोलिथिक एज से चल रही थी, नवपाषाण काल तक आते आते थोड़ा और भी डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब सामान्य तौर पे समाधान हर जगह नवपाषाणिक स्थल में हो रहा है। आपका नवपाषाण काल का जितने साइट है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, गुफकरल है, बिहार में चिरांद है, ठीक है, या महगरा, दमदमा, बेलन घाटी का क्षेत्र है, हर जगह से समाधान के प्रमाण मिलते हैं। तो कॉमन फीचर्स तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कहीं समाधान की विशेष प्रवृत्ति अगर है तो क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा, एक साइट है कश्मीर का, उसका नाम है बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। ये कश्मीर में श्रीनगर के क्षेत्र में है। ये भुर्ज वृक्ष का क्षेत्र था, इसलिए नामकरण बुर्जहोम पर गया। ठीक है, यहां लोग क्या करते हैं? मृतक के साथ पालतू पशु को भी दफनाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतक के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण, मानव के साथ कुत्ते को दफना दिया गया, कहां से? बुर्जहोम से। या अगर पालतू पशु मर गया तो हम देखते क्या है, यहां से पशु समाधान का भी प्रमाण मिला है, यानी पालतू पशु को भी वो क्या करते? गड्ढा खोदकर दबा देते थे। इसका मतलब है क्या? सेपरेट एनिमल बरियल का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, और तीसरा, यहां से कपाल क्रिया का भी प्रमाण मिलता है। अगर कोई मर गया, उसको 2-3 पार्ट में काटकर उसको अलग अलग दफना दिया गया है। इसके भी एविडेंस मिले हैं, कहां से? बुर्जहोम से। अक्सर क्वेश्चन बुर्जहोम से जब पूछता है तो समाधान से पूछता है, याद रखिएगा। सेपरेट पशु समाधान बुर्जहोम, मानव के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण कहां? बुर्जहोम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। पूरा पाषाण काल का जो नेक्स्ट फीचर है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अब चूंकि कृषि का आगमन हुआ है, तो कृषि करने के लिए एक स्थान पे लोग रुकेंगे, झोपड़ियों का निर्माण करेंगे, भवन बनेगा, बस्तियां बसेगी। इसका मतलब है कि पूरा पाषाण काल में ही क्या हो गया? ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई, है ना। यह विशेषता है पूरा पाषाण काल की। अब ग्राम्य जीवन की विस्तार हुई, विकास हुआ। इसका मतलब है
यही दौर है जब अस्थाई जीवन यापन का आगमन हो गया, है ना। अस्थाई जीवन यापन का आगमन यहीं पे हो रहा है। अब रेगुलर बेसिस पे भवन निर्माण चल रहा है, समझ रहे। मिट्टी से, घास फूस बांस से भवन का निर्माण शुरू हो गया। हर जगह से भवन के प्रमाण मिलते हैं, लगभग नियोलिथिक साइट से भवन के प्रमाण मिल रहे हैं। अगर कहीं एक्सेप्शन है उसको हमें याद रखना है ना। तो याद रखिएगा, दो साइट कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास दो स्थल है। एक का नाम है बुर्जहोम, अभी अभी बताए हैं, और एक का नाम है गुफकरल। गुफकरल कहते हैं केव ऑफ पोर्टर। अब बुर्जहोम, दोनों जगह से क्या मिलता है? गर्ताबास का प्रमाण, पिट ड्वेलिंग का प्रमाण। खूब पूछा है कि नवपाषाणी किस स्थल से गर्ताबास के प्रमाण। ध्यान रखिएगा, एक साइट बुर्जहोम और दूसरा साइट कौन? गुफकरल। दोनों जगह से गर्ताबास के प्रमाण मिलते हैं। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जनरली पूछा जाता है क्या पूरा पाषाण काल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मानव के प्रवास मिले? नहीं, हर एक जगह मानव की एक्टिविटी नहीं थी। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में एक्सट्रीम साउथ, नॉर्थ ईस्ट से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन नियोलिथिक एज में नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम साउथ में भी मानव के प्रवास के प्रमाण मिले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम में एक साइट है, याद रखिएगा, डियोजली हेडिंग। डियोजली हेडिंग, ध्यान रखिएगा, यहां से पहाड़ी ढलान पे आवास का प्रमाण मिलता है। क्या? पहाड़ी ढलान पर आवास का प्रमाण। और दूसरा ध्यान रखिएगा, यहां से झूम कृषि का प्रमाण मिलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रमाण मिलता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कर्नाटक का एक साइट है ब्रह्मगिरी। नवपाषाण काल में यहां के लोग भी कृषक थे, समझ रहे हैं। लेकिन यहां के लोग क्या करते थे? रागी और कुल्थी की खेती करते थे। कुल्थी एक प्रकार का दाल होता है जिसको हर्षग्राम कहते हैं, रागी मिलेट जानते ही हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा रागी और कुल्थी की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से? कर्नाटक का यह क्षेत्र है क्या? ब्रह्मगिरी, जहां से रागी और कुल्थी की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्सट्रीम साउथ में, सुदूर दक्षिण में, नवपाषाण काल के बाद जिस कल्चर का आगमन हुआ साउथ में, उसको हम मेगालिथिक एज कहते हैं, महापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में उत्तर वैदिक काल था या वैदिक काल था, साउथ इंडिया में क्या था? महापाषाणिक संस्कृति का दौर था। चूंकि वहां अगर कोई मरता था ना तो गड्ढा करते थे, उसको दबाते थे, डालते थे, ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े से क्या करते थे? कब्र का निर्माण, तरह तरह के कब्र का निर्माण करते थे। ठीक है, इस पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहा गया? पाषाण शिष्ट कहा गया है। ठीक है, इसी विशेषता के कारण साउथ इंडिया में एक नवीन कल्चर का आगमन हुआ, उसे क्या कहते हैं? महापाषाणिक कल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जो जिसकी संबद्धता नवपाषाण काल से और किससे? महापाषाण काल से, कौन सा स्थल है जहां से नियोलिथिक संस्कृति के भी प्रमाण मिले और मेगालिथिक कल्चर के भी प्रमाण मिले? याद रखिएगा, वो साइट कौन है? ब्रह्मगिरी है, जहां से मेगालिथिक कल्चर का भी प्रमाण मिलता है और नियोलिथिक कल्चर का भी प्रमाण मिलता है। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला, अगर आप फीचर को, एक फीचर को और गौर करके देखिएगा, और ये तो ध्यान रखिएगा, चूंकि कृषि का आगमन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस काल तक आते आते लोग पॉलिश्ड उपकरण बनाने लगे, पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, उपकरण छोटा बनने लगा, सुंदर बनने लगा। और यही दौर है जब कृषि का आगमन हुआ तो कृषि उपकरण के रूप में कुदाल का आगमन हो गया, हंसिया का आगमन हो गया, खुरपी का आगमन हो गया। ध्यान रखिएगा, कृषि उपकरण, एरो, बानाग्र का आगमन इसी काल में हो रहा है। अब इस काल में उपयोगिता को भी ध्यान में रखा गया, खूबसूरती को भी ध्यान में रखा गया उपकरण के निर्माण के लिए। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए कि भाई अब अनाज हो रहा है, अनाज को रखेंगे कहां? अनाज को पकाएंगे कैसे? इसका मतलब है कि मृदभांड, पॉटरी सिस्टम क्या है? नवपाषाण काल का फीचर है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अनाज को रखने के लिए, अनाज को पकाने के लिए बर्तन का निर्माण शुरू हो गया, और बर्तन के आधार पर नवपाषाण काल का डिवीजन हुआ है। एक ऐसा दौर था जब नवपाषाण काल में बर्तन नहीं बन रहा था, उसे एसेरामिक नियोलिथिक एज कहा गया, और जब बर्तन बनने लगा तो उसे हम क्या कहते हैं? सेरामिक नियोलिथिक एज कहते हैं। जनरली जो बर्तन बन रहा था ना, ये शुरुआती दौर में हस्त निर्मित बन रहा था, और बाद में यही दौर है जब चाक का आविष्कार हुआ तो चाक निर्मित बर्तन बनने लग गए, है ना। जो बर्तन बन रहे थे वो कच्चे बर्तन का भी इस्तेमाल हो रहा था, और
पके बर्तन का भी इस्तेमाल हो रहा था। कच्चा बर्तन होगा तो सादा होगा, समझ सकते हैं, कोई कलर नहीं होगा, बिल्कुल ग्रे दिखेगा। लेकिन जब पकेगा तो क्या हो जाएगा, लाल काला हो जाएगा। लोगों को कलर की जानकारी हुई, इसीलिए आप देखते हैं नवपाषाण काल में रेड वेयर का इस्तेमाल होने लगा। नवपाषाण काल में ब्लैक वेयर का निर्माण होने लगा। नवपाषाण काल में ग्रे वेयर का निर्माण होने लगा। ब्लैक एंड रेड वेयर का निर्माण होने लगा। ठीक है उस पे चटाई का छाप, चुटकी का छाप, डोरी का छाप, यानी अलंकृत मृदभांड का भी निर्माण शुरू हो गया, जिसका प्रमाण आपको चिरांद से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। उत्तर प्रदेश में आपका बेलन घाटी में एक साइट है कोलडेहबा, कोलडेहबा से मिलता है। ठीक है, कोलडेहबा में भी धान की खेती 5500 बीसी में होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन तब बनेगा, एक और क्वेश्चन क्या यहां पे बन जाएगा, मृदभांड से। भारतीय उपमहाद्वीप में मृदभांड का प्राचीनतम प्रमाण कहां से? प्राचीनतम प्रमाण याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक साइट है चौपानी मांडो। क्या है? चौपानी मांडो। यहां से क्या मिलता है, मृदभांड का सबसे पुराना प्रमाण, यानी 7000 वर्ष पूर्व का, 7000 वर्ष पूर्व का क्या मिलता है, मृदभांड के टुकड़े का प्रमाण मिलता है। और यह चौपानी मांडो मध्यपाषाण काल का भी साइट है और आगे कंटिन्यू कर गया नवपाषाण काल का भी साइट है। ध्यान रखिएगा, यही वह दौर है जब लोगों ने कपड़े का निर्माण शुरू कर दिया, यानी कपड़ा पहनने लग गए। पशु चर्म का कपड़ा बन रहा था, पौधों के रेशों का कपड़ा बन रहा था। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यही दौर है जब हड्डी के सुए का प्रमाण मिलता है। हड्डी के सुआ का प्रमाण आंध्र प्रदेश में एक साइट है उतनूर, यहां से हड्डी के बने सुए का प्रमाण मिलना शुरू हो गया। क्लियर है? अभी तक क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द पूछता रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया में एक साइट है, याद रखिएगा, गुरीमल्लम। साउथ इंडिया का एक साइट है भीठा, संबद्धता नवपाषाण काल से। यहां से आपको फैलिक वर्शिप का प्रमाण भी मिल रहा है। फैलिक वर्शिप कहने का मतलब क्या है? प्रतीक की पूजा हम लोग करते हैं, शिवलिंग की आकृति बनाते हैं, पूजा करते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा करते हैं। वैसे आकृति का प्रमाण भी मिलना शुरू हुआ, मतलब उपासना की भी पद्धति विकसित हुई नवपाषाण काल में। ठीक है, मोटा मोटी अभी तक जो क्वेश्चन बना है यही बना है। आप एक बार सुनेंगे, जरूरत के हिसाब से लिखेंगे, और अगर फायदा हो तो कमेंट करेंगे। और आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के बीच थोड़ा सा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर लगेगा कि नहीं ऐसे बताने पे आपको बेनिफिट होगा, तो एक एक दिन एक एक चैप्टर, पूरा का पूरा इतिहास आपको याद हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बीपीएससी किसी एग्जामिनेशन में बैठेंगे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।